साथियों नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी के जनरल स्टडीज की प्रिपरेशन एकदम मस्त चल रही होगी। तो भैया आप जानते हैं ये शाम को 7 बजे इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के माध्यम से हम आपके आने वाले एग्जाम्स, चाहे आपका यूपी टीजीटी वीजीटी का एग्ज़ाम, ठीक है, और इसके अतिरिक्त और भी जो भी आपके रिसेंट के एग्जाम्स होने वाले, उनके लिए आपको हम इंपॉर्टेंट मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रूबरू करा रहे हैं। अगर आप चाहते हो इनकी सारी पीडीएफ मिल जाए, इसके अतिरिक्त हम टेस्ट कराते हैं, क्विजेज होती हैं, उनमें भी आप पार्टिसिपेट कर पाएँ, तो आप हमारा ऐप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या गूगल प्ले स्टोर से प्रमोद पाल जी ऐसे टीचर सर्च करके आप इनको प्राप्त कर सकते हैं। आप हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए भैया शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है भैया, उत्तर पश्चिम प्रांत में अवध का एकीकरण, ठीक है, कब हुआ था आपको बताना है। 4 विकल्प है, इन विकल्प के माध्यम से आपको सही आंसर फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए भैया, 1860, 1877, 1880 और 1901 में। जी हाँ, इसका आपको सही विकल्प बताना है मेरे भाई। तो सही विकल्प है 1877 में। कब? जो 1877 में। अगर हम बात करें 1856 ईस्वी में अवध को चीफ कमिश्नर के अधीन कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन उसके बाद उत्तर पश्चिम में अवध का एकीकरण कब हुआ था? उसके बाद 1877 ईस्वी में इसे जो है उत्तर पश्चिम प्रांत में मिला दिया गया। इसके बाद यह उत्तर पश्चिम प्रांत एवं अवध के नाम से जाना जाने लगा था। ठीक है, चलो भाई आगे देख लेते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज किसके नेतृत्व में स्थापित हुआ था? ठीक है, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज किसके नेतृत्व में स्थापित हुआ? तो अंडर हुज लीडरशिप वाज द प्रार्थना समाज एस्टेब्लिश इन महाराष्ट्र? केशव चंद्र सेन, लोक हितकारी, विश्वनाथ शास्त्री, देवेंद्र नाथ टैगोर। तो इसके आंसर को आपको बताना है। भाई मैं बार बार कहता हूं कि क्वेश्चन के आंसर आपको पता हुआ करे, तुरंत आप कमेंट में लिख दें, ना बता हो मेरे बताने के बाद लिखें, लेकिन लिखिए जरूर। लिखने से चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहेंगी। यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र, वो है आपका यहाँ पर क्या है, केशव चंद्र सेन साहब। ठीक है, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की अगर हम बात करें तो 1867 ईस्वी में। कब? 1867 ईस्वी में ब्रह्म समाज के प्रभाव से हुई थी और इसकी स्थापना केशव चंद्र सेन की नेतृत्व में एमजी रनाडे तथा आत्माराम पांडुरंग ने की थी। ठीक है, तो इतना आप जानते रहे। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? ठीक है, 69th, 73rd, 70th और 75। तो आंसर करो भाई। यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है वो आपको बताना है कि कौन से संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर घोषित किया गया। तो सही विकल्प है भैया 69वां। जी हाँ, 69। अब इसको ध्यान रखिएगा, 69वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कब आया था? 1991 में आया था। उसके द्वारा संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को विशेष दर्जा देते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। इस संशोधन में दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय, जी हाँ कितने, 70 सदस्यीय जो है विधानसभा की व्यवस्था की गई और इसमें 7 सदस्यीय विधान परिषद जो है मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई। ठीक है, तो इतना आप यहाँ पर इस क्वेश्चन संबंधित जानते रहें भैया। आगे बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है? आप ध्यान समझिएगा मेरे भाई, बात हो रही है क्या कि कौन सा ऐसा राज्य है जो पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 4 राज्य हैं, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब 3 राज्य दिए गए, आपको बताया गया कौन सा। आप थोड़ा सा समझिएगा कि पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद क्या है। ठीक है, सभी राज्यों के बीच और केंद्र तथा राज्यों के बीच सहयोग की संस्कृति विकसित करने हेतु तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम, ठीक है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत, ठीक है, गठन अधिनियम जो कि कब हुआ था? 1956 में। ठीक है, उसके अंतर्गत 5 क्षेत्रीय परिषदें बनाई गई थी, जिसमें उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। तो ये यहाँ पर क्या पूछ रहा है? पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं आता? तो ये है राजस्थान। जी हाँ, राजस्थान जो है ये आपका पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत नहीं आता है। ये किसके अंतर्गत आता है? उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में शामिल है। ठीक है, इसके अंतर्गत महाराष्ट्र और गुजरात आते हैं। ठीक है, तो आप इतना इस क्वेश्चन संबंधित जानते रहें। अब अगर हम बात करें पूर्वोत्तर क्षेत्र की जो समस्याओं के समाधान है, जो पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 आया था, 1971 के द्वारा 1972 में पूर्वोत्तर परिषद का गठन किया गया, पूर्वोत्तर भारत के राज्यों के लिए। ठीक है,
चलो भाई आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, मरुस्थल और देश यहाँ पर सुमेलित। सोनोरन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में मरुस्थल, तकलामकान चीन में, काराकुम में तुर्कमेनिस्तान, गिब्सन ब्राजील। अब देखो भाई यहाँ पर आपको बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। क्या पूछ रहा? कौन सही सुमेलित नहीं है। देखो अब 4 विकल्प हैं, अब इनमें से आपको बताना है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो सोनोरन संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक है, ये सही है, इसको मिला मतलब ये आपका सुमेलित नहीं वाले में ये सही नहीं है। अब देखें तकलामकान ये चीन में है, ये भी सही है। काराकुम तुर्कमेनिस्तान, ये भी तुर्क में सही है। ठीक है, गिब्सन की बात हो रही जो कि ब्राज़ील में बताया जा रहा है। गिब्सन भैया ब्राज़ील में नहीं है, बल्कि कहाँ है? गिब्सन भैया ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। तो आप इसको ध्यान रखें, यहाँ पर आपका विकल्प यही सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सही सुमेलित नहीं है, तो यही आपका 5वां ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन। पश्चिमी एशिया में सर्वाधिक तेल उत्पादक देश है। द लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री इन वेस्टर्न एशिया, इराक, ईरान, सऊदी अरब, लेबनान। देखो क्या पूछ रहा? पश्चिम एशिया में सर्वाधिक तेल उत्पादक देश। अब यहाँ पर भैया सब जानते हैं हम सब, सऊदी अरब भैया तेल के खदान है। ठीक है, इसी वजह से वो अमीर है। पश्चिमी एशिया में सर्वाधिक तेल उत्पादक देश जो है वो सऊदी अरब है। और विश्व में सर्वाधिक पेट्रोलियम उत्पादक की बात करें तो सबसे पहले यूएसए आता है, फिर उसके बाद सऊदी अरब आता है, फिर रूस, कनाडा, फिर उसके बाद जो है शीर्ष पेट्रोलियम भंडार वाले देश की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा भंडार कहाँ पर है? वेनेजुएला में है। सऊदी अरब, ईरान, कनाडा, इराक, इस तरीके से यहाँ पर है। आगे देखते हैं भैया अगला क्वेश्चन। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरणीय क्षरण का कारण नहीं है? बढ़ती हुई कारपोरेट शक्ति, प्रयोग तथा फेंकू प्रारूप, सहज रहन सहन का प्रतिरूप। तो भाई क्या पूछ रहा? क्वेश्चन आप समझेंगे, आंसर आपको बहुत सरल तरीके से मिल जाएगा कि कौन सा एक पर्यावरणीय क्षरण का कारण नहीं है। तो यही है रहन सहन का, सहज रहन सहन का प्रतिरूप। इससे तो क्या प्रभावित होगा? ठीक है, कारपोरेट से प्रभावित होता है। यूज एंड थ्रो वाली जो प्रारूप, जैसे झिल्ली हम लेते हैं, झिल्लियाँ कितनी नुकसानदायक हैं प्रकृति के लिए। नगरीकरण, अर्बनाइजेशन जो है, पेड़ों को काट काट करके जो है घर बना रहे, मकान बना रहे, फैक्ट्रियाँ बन रही हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये नुकसान है प्रकृति के हिसाब से। ठीक है, तो आप इसको इतना समझते रहिए भैया। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर राडार प्रणाली पाई जाती है किसमें? चूहे में, चमगादड़ में, बिल्ली में, शसक में। अब देखो ये भी आपको पूछना भैया, रडार प्रणाली ये चमगादड़ में पाई जाती है। आप समझिएगा बात को ध्यान से कि जो चमगादड़ होता है वो क्या करता है, ताकि ये जो है पहले अंधेरे में उड़ता है। ठीक है, और अंधेरे में बिना किसी वस्तु से टकराए उड़ने के उसका कारण यही है, उड़ते समय वो पराश्रव जो ध्वनि तरंगे हैं उनका प्रसारण करता है, भेजता है, और वो ध्वनि तरंगे वस्तुओं से टकराकर वापस लौटते हैं और उसको संकेत मिल जाता है कि सामने कुछ है कि नहीं है। ठीक है, और लौटने वाली तरंगों की सहायता से वे आसपास की वस्तुओं का पता लगा लेते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना भैया, क्वेश्चन बन जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? तो हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, बालू। अब देखो क्या किसमें जो है क्या है, किसमें कार्बन नहीं है? तो भैया बालू में कार्बन नहीं है, सैंड में बालू में कार्बन नहीं है। हीरा कार्बन का सबसे शुद्ध एवं प्रकृति का सबसे कठोर तत्व माना जाता है। ठीक है, कोयले की गुणवत्ता का निर्धारण उसमें उपस्थित कार्बन की प्रतिशत मात्रा के आधार पर होता है। ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप है भैया। ठीक है, चलो मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? यकृत में, मुंह में, और छोटी आंत, अमाशय। देखो भाई क्या पूछ रहा है, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग से प्रारंभ होता है? ठीक है, तो ये है भैया अमाशय, स्टमच यानी पेट। ठीक है, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन अमाशय से शुरू होता है। अमाशय में से पेप्सिन नामक एंजाइम का स्राव होता है, और पेप्सिन जो है ऑक्सीन ग्रंथियों की गैस्ट्रिस चीफ सेल द्वारा स्रावित होता है, और यह एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। ठीक है, चलो हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भैया, निम्न में से मानव शरीर का तापक्रम से कौन सा एंजाइम दूध के पाचन में सहयोगी है? जाड़ों में घट जाता है, गर्मी में बढ़ जाता है, न जाड़ों में घटता है, न गर्मी में बढ़ता है, जाड़ों में बढ़ जाता है। अब देखो क्या पूछ रहा है, एक बार फिर से समझिएगा। निम्न में मानव शरीर का तापक्रम से कौन सा एंजाइम दूध के पाचन में सहयोगी है? तो इसमें क्या पूछ रहा, आपको इसका आंसर बताना है। सही विकल्प है मित्र यहाँ पर, ना ही जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है। ठीक है, मानव शरीर का तापक्रम ना ही जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है। सामान्यतः मानव शरीर का तापमान कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये आपका है।
और उसके बाद या फिर 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़ते भाई अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, स्पेलिंग टूल को किस टूल बार पर रखा जाता है? स्टैंडर्ड, फॉर्मेटिंग, ड्राइविंग और रिव्यूइंग। तो सही विकल्प यहाँ पर भैया यही है, स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो एमएस वर्ड में स्पेलिंग और ग्रामर टूल जो है स्टैंडर्ड टूल बार के अंतर्गत रखा जाता है। इस फीचर के माध्यम से उपयोगकर्ता जो होता है, यूजर जो होता है, डॉक्यूमेंट में व्याकरण तथा स्पेलिंग की गलतियों को देख सकता है। ठीक है, चलो भाई आगे देखते हैं। नीति आयोग की संचालन परिषद में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? राज्य वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राज्य सरकार के मुख्य सचिव। तो सही विकल्प है भैया, हम सब जानते हैं इसमें जो मेंबर होते हैं वो कौन होते हैं? राज्यों के मुख्यमंत्री। जी हाँ, नीति आयोग की संचालन परिषद में राज्यों के प्रतिनिधि मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल होते हैं। और इसका अध्यक्ष कौन होता है भैया? भारत का प्रधानमंत्री। और इसको भारत सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है। यह राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करता है और भारत सरकार की नीतियों कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति का पर नज़र रखता है। अगर हम बात करें तो ये जो है इसका नाम बदल करके 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। यह संस्थान शिक्षा एवं अन्य नीति मुद्दों पर सरकार को सलाह देने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, हालांकि सारी बॉडी तो इसी में होती है। शहद के व्यावसायिक उत्पादन के लिए मधुमक्खी के वैज्ञानिक प्रबंधन के रूप में जाना जाता है। सेरीकल्चर, लाख कल्चर, मोरिकल्चर, एपीकल्चर। कौन सा है भैया, आप जानते हैं? सही विकल्प बताइए इसका, एपीकल्चर। क्या होता है? एपी 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 एपी। ठीक है, एपीकल्चर। अब अगर हम बात करें तो शहद के जो है व्यावसायिक उत्पादन के लिए मधुमक्खी का वैज्ञानिक प्रबंधन जो है एपीकल्चर कहलाता है। अब सेरीकल्चर की हम बात करें तो कच्चा रेशम बनाने के लिए रेशम के कीटों का जो प्रयोग किया जाता है उसको सेरीकल्चर कहा जाता है। अब मोरिकल्चर की बात करें तो रेशम कीटों हेतु जो शहतूत की कृषि की जाती है उसको क्या बोला जाता है? यहाँ पर मोरिकल्चर कहा जाता है। लाख कल्चर की बात करें तो लाख के उत्पादन हेतु लाख कीटों का पालन किया जाता है। ठीक है, ये लाख उत्पादन के लिए। निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति समिति का बाह्य सदस्य 2021 के नहीं है? ठीक, एक बार समझिएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति समिति का बाह्य सदस्य 2021 के नहीं है? जयंत आर वर्मा, आसिमा गोयल, शशांक भिंडे, माइकल देवव्रत पात्रा। क्या पूछ रहा? मौद्रिक नीति समिति का बाह्य सदस्य 2021 के नहीं है। अब आपको यहाँ पर देखना है, ये इसमें जो सही विकल्प है भैया माइकल देवव्रत पात्रा, ये है आपका सही विकल्प। संबित पात्रा नहीं भैया, माइकल देवव्रत पात्रा। ये 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति समिति के बाह्य सदस्य नहीं थे। वे भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर तथा मौद्रिक नीति के इंचार्ज थे। अगर हम बात करें बाह्य सदस्य का तो आसिमा गोयल, ये ठीक है, और उसके बाद जो है जयंत आर वर्मा और उसके बाद शशांक भिंडे, ये सब जो है इसके बाह्य सदस्य थे। ठीक है, इनके अलावा डॉक्टर मृदुल के सागर आरबीआई के कार्यपालक निदेशक थे। आगे बढ़ते भैया अगला क्वेश्चन, सेंसेक्स जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई का प्रचलित सूचकांक है, जो कि बीएसई में सूचीबद्ध कितनी ब्लू चिप कंपनियों में से इसका मापन होता है? 20, 30, 25, 10। बताओ भाई इसका आंसर। तो आपको बताना है सही विकल्प। सही विकल्प है भैया 30। जी हाँ, सेंसेक्स जो होता है बीएसई का सबसे प्रचलित सूचकांक है और सेंसेक्स की वजह से यह जो है विभिन्न क्षेत्रों की अग्रणी 30 जो ब्लू चिप कंपनियां हैं, ठीक है, ब्लू चिप कंपनियां, उनका कंपनियों के शेयरों पर आधारित है। बीएसई की स्थापना की अगर हम बात करें तो 1875 में हो। किसका? बीएसई की स्थापना। ठीक है, किसने? 1875 में इसकी स्थापना हुई। ब्लू चिप कंपनियां वे कंपनियां होती हैं जो शेयर बाजार में लंबे समय तक मजबूत प्रदर्शन कर रहे हो, जिन पर कर्ज का बोझ बहुत कम या ना के बराबर हो। भारतीय ब्लू चिप कंपनियों के उदाहरण के रूप में रिलायंस इंडस्ट्री, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एसबीआई, टीसीएस, और वैश्विक स्तर पर अगर हम बात करें तो एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, पेप्सिको आदि ये सब कंपनियां प्रमुख हैं। आगे बढ़ते हैं भैया अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, निम्नांकित में से कौन सा उपाय कृषि संरचना को कृषि विकास के लिए प्रेरक बनाने हेतु अपनाया गया? मध्यस्थों की समाप्ति, भूधृत सुधार, जोतों को की हरबंदी, उपरोक्त सभी। तो इसमें आपको बताना भैया कि कौन सा उपाय कृषि संरचना को कृषि विकास के लिए प्रेरक बनाने हेतु अपनाया गया? तो इसमें सही विकल्प में तो उपरोक्त सभी। जी हाँ, अगर हम बात करें तो मध्यस्थों की समाप्ति कर दी गई, भूधृत सुधार किया गया और जोतों की हरबंदी की गई। ठीक है, अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित में से भारत में उत्पादित रेशम की सबसे ज़्यादा उत्पादित की जाने वाली किस्म कौन सी है? मलबरी, टसर, इरी, मूंगा। तो इसका आपको आंसर चाहिए भाई।
हम सही विकल्प है भैया मलबरी। जी हाँ मलबरी, हाँ अभी हम लोगों ने देखा था ना सहतूत वाले मलबरी। यानी रेशम उत्पादन भारत में जो चीन के बाद दूसरे स्थान पर, भारत का रेशम का सबसे बड़ा उपभोक्ता 5 किस्में हैं, जिसमें मलबरी, टसर, ओक, इरी, मुगा, इनमें सबसे अधिक जो है मलबरी रेशम का उत्पादन होता है। और इसका सबसे बड़ा उत्पादक शीर्ष जो है राज्य जो है कर्नाटक है। ठीक है, कौन है? कर्नाटक। चलो, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्य कल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? शिवालिक, विंध्याचल, रुहेलखंड और बुंदेलखंड। ठीक है, चलो भाई यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है वो है बुंदेलखंड। क्या है? बुंदेलखंड। हाँ, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र आद्य कल्प की प्राचीनतम जो शैली के से निर्मित है। और बुंदेलखंड मध्य भारत का एक प्राचीन क्षेत्र है जहाँ पर हम हैं। ठीक है, इसका विस्तार उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में है। इसका प्राचीन नाम जो है जेजाक भुक्त था। क्या नाम था? जेजाक भुक्ति इसका नाम था। ध्यान रखना भैया, ये क्वेश्चन बन जाएगा, जेजाक भुक्ति। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ताला उद्योग अलीगढ़, कालीन उद्योग भदोही, चूड़ी उद्योग शाहजहांपुर, चिकनकारी उद्योग लखनऊ। ठीक है, अब इसका आंसर बताओ भाई। यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है चूड़ी उद्योग शाहजहांपुर। ये कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यही बताया जा रहा है चूड़ी उद्योग जो कि यहाँ पर शाहजहांपुर बताया जा रहा है। ये शाहजहांपुर में नहीं है भैया, कहाँ पर है? फिरोजाबाद में। कहाँ पर? फिरोजाबाद में है। ठीक है, और उसके बाद ताला उद्योग अलीगढ़ फेमस है कालीन के लिए। कालीन जो है यहाँ पर देखें कालीन वाले भैया भदोही में, और चिकनकारी लखनऊ। तो ये आपका सही सुमेलित नहीं है, शाहजहांपुर। ये थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है क्योंकि फिरोजाबाद शाहजहांपुर थोड़ा सा आदमी कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन सही विकल्प तो यही है। चलो भाई आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस चोल शासक को चोल गंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है? राजराज प्रथम, राजेंद्र सेकंड, राजेंद्र, राजाधिराज, राजराज द्वितीय। तो भैया आपको बताना है सही विकल्प। सही विकल्प है राजेंद्र। हाँ, अगर हम बात करें तो राजराज प्रथम की मृत्यु के बाद उनका लड़का जो है जिसे राजेंद्र प्रथम कहा जाता है सम्राट बना, और उसने अपने पिता की साम्राज्यवादी नीति को आगे बढ़ाया। उसने पवित्र गंगा जल लाने के उद्देश्य से उत्तर पूर्वी भाग जो कि गंगा घाटी पर आक्रमण किया तथा पाल शासक जो महिपाल जी थे उनको हरा दिया। और इस विजय के उपलक्ष्य में उसने जो है गंगे कोंड की उपाधि, क्या किया? गंगे कोंड की उपाधि उसने धारण किया। और उसके बाद जो है तथा गंगे कोड चुलरपुरम नामक कई जो नई राजधानी उसने स्थापित किया। क्या किया? गंगे कोंड चोलपुरम नई राजधानी की स्थापना की, और नवीन राजधानी के निकट सिंचाई के लिए चोल गंगम नामक जो है विशाल तालाब का निर्माण कराया। इस प्रकार उसने जो है बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया। ठीक है, चलो भैया यहाँ पर देखिए मंडन मिश्र किसके शिष्य थे? शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, कुमारिल सुरेश्वराचार्य। तो भैया इसका आंसर चाहिए कुमारिल भट्ट। जी हाँ, इनके शिष्य थे। अब मंडन मिश्र की बात करें तो कुमारिल भट्ट के शिष्य थे। पंडित मंडन मिश्र का जन्म 8वीं शताब्दी के मध्य मिथिला के महिषी ग्राम में हुआ था। वे अद्वैत जो है वेदांती थे। उन्हें जो है आदि शंकराचार्य के समकालीन माना जाता था। तो उन्होंने आदि शंकराचार्य से शास्त्रार्थ किया। और मंडन मिश्र की प्रमुख रचनाओं की बात करें तो विधि विवेक, ब्रह्म सिद्ध, नैषर्म सिद्ध, ये सब इनके जो है प्रमुख थे। आगे देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन। आईपीएल 2025 में शतक बनाने वाले सबसे युवा क्रिकेटर का नाम क्या है भैया? अंकुरिश रघुवंशी, वैभव सूर्यवंशी, प्रियांश आर्य, रियान पराग। तो आप सब जानते हैं भैया ये एक सनसनीखेज 15 वर्षीय लड़का जो अद्भुत प्रतिभा का धनी, और उससे बड़ा उससे सीखने लायक बहुत सारी चीज़ें, आत्मविश्वास से लवरेज। अगर हम देखें तो सक्सेस के पीछे एक तो पहले बात तो लड़का संयमित, ठीक है, बड़े सम्मान पूर्वक, चूँकि छोटा है तो इसलिए मैं कह सकता हूँ, लेकिन जो है ये भाई आत्मविश्वास से एकदम लवरेज। बड़े बड़े बॉलरों को जिनको लोग सामान्यतः डरते हैं पहली गेंद पर 6 मार, एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। ठीक है, इनसे आपको बहुत कुछ सीखना चाहिए। जैसे हमारे अंदर अगर आत्मविश्वास होता है तो हम कहीं ना कहीं आधा युद्ध अपने आप जीत जाते हैं। और इन्होंने अपनी छवि ऐसी बना ली, एकदम जो है निर्भीक, निडर, किसी से नहीं डरना। सामान्यतः 15 साल का बच्चा नाम सुनेगा बुमराह का कांपने लगेगा, लेकिन पहली गेंद 6,
तो ये कमाल का जो है लड़का, इन्होंने शतक बनाया भाई, हम तो इनके फ़ैन हो गए। IPL 2025 में ये शतक बनाने वाले सबसे युवा क्रिकेटर का नाम वैभव सूर्यवंशी, और उन्होंने राजस्थान रॉयल की तरफ से गुजरात टाइटन के खिलाफ 35 गेंदों में शतक बनाया। वैभव ने यह उपलब्धि 14 वर्ष 32 दिन में, चूँकि पिछले साल इन्होंने इसको प्राप्त किया था, तो ये ध्यान रखना। निम्न में से किसने जो है गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की? फिरोज शाह तुगलक, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। तो ये आंसर है भैया आपका, यहाँ पर आपको बताना है। सही विकल्प है सिकंदर लोदी। हाँ, अगर हम बात करें सिकंदर लोदी 17 जुलाई 1489, कब? 17 जुलाई 1489 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा हुआ लोदी वंश का महानतम शासक था, और 1504 ईस्वी में उन्होंने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के ध्येय से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन नगर बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया। नाप का पैमाना गज ए सिकंदरी, और उसी के समय आरंभ किया गया था। ठीक है, चलो भाई आगे देखते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति कौन? इब्राहिम खान गार्गी, हकीम खान सूर, तरगी वेद और मोहम्मद लोदी। तो भाई देखो यहाँ पर सही विकल्प है हकीम खान सूर, ये सही विकल्प है। हल्दी घाटी का युद्ध की बात करें तो 1576 में, कब? 1576 में हुआ था। बहुत फेमस मुगल सेना तथा महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था। मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह ने किया था, और जबकि राणा प्रताप की सेना का नेतृत्व हकीम खान सूर नामक एक अफगान ने किया था। बड़े मज़ेदार चीज़ ये है कि आप देखें जो है हिंदू की सेना मुस्लिम नेतृत्व कर रहा है, मुस्लिम की सेना हिंदू नेतृत्व कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे इतिहास की खूबसूरती रही है। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होगा? अनुच्छेद 40, 140, 143, 142, 141। तो आप क्या पूछ रहा है, कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होगा? तो भैया सुप्रीम कोर्ट का आदेश, तो ये आप जानते हैं। सही विकल्प है अनुच्छेद 141। हाँ, अनुच्छेद 141 के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होगा। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया, जो वो कौन है? तो यहाँ पर देखें अनुच्छेद अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 16 से 19, 17 से 20, 18 से 21 तक। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका ये वाला अनुच्छेद 19 से 22 तक। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदत्त किया गया था, वो 19, 20, 21 और 22। ठीक है, 19 के अंतर्गत वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण था, 20 अपराध के दोष सिद्ध से संबंध संरक्षण था, 21 जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, और 22 जो है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और जो है निरोध से संरक्षण था। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, उत्तराखंड में। ठीक है, आप देखो यहाँ पर सही विकल्प आपको बताना, सही विकल्प है उत्तर प्रदेश में। क्या है उत्तर प्रदेश में? रिहंद परियोजना, जो कि गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पिपरी नामक स्थान पर रिहंद नदी निर्मित है, और यह बांध के पश्चिम भाग में एक कृत्रिम झील जो कि गोविंद बल्लभ पंत सागर का निर्माण किया गया है। यह जो है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना में से है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका समय GMT से भिन्न है? आइसलैंड, स्पेन और घाना, माली। तो आपको बताना भाई सही विकल्प है स्पेन। हाँ, अगर हम बात करें तो भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा को पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है उसको GMT कहा जाता है। ठीक है, जो है जिसे क्या बोला जाता है? प्रधान यामोत्तर रेखा। यह रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है और प्रधान यामोत्तर रेखा को 0 देशांतर रेखा कहा जाता है। ब्रिटेन के अतिरिक्त कुछ देश ऐसे देश हैं जो GMT से इतर होते हैं हुए भी GMT के मानक समय का उपयोग करते हैं। इसमें जैसे आइसलैंड, घाना, माली, ये सब जो है इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन स्पेन नहीं करता है। ठीक है, स्पेन का मानक समय GMT से भिन्न है। आगे बढ़ते हैं भैया अगला क्वेश्चन। हाल ही में कौन सा भारतीय महानगर तेलुगुओं की राजधानी बन गया? मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता। तो सही विकल्प क्या है भैया? बेंगलुरु। जी हाँ, अगर हम बात करें तो हाल ही में बेंगलुरु जो कि कर्नाटक की राजधानी है, बेंगलुरु जो है तेलुगु की राजधानी बन गया। संरक्षण जीव विज्ञानी डॉक्टर संजय गुब्बी के नेतृत्व में होले मंत्री नेचर फाउंडेशन द्वारा 1 वर्ष तक किए गए कैमरा ट्रैप सर्वेक्षण से पता चला कि बेंगलुरु के आसपास जंगलों और झाड़ियों में, ठीक है, अनुमानतः 80 से 85 जंगली तेंदुए हैं। इसके साथ ही
बेंगलुरु अब मुंबई की लगभग 54 तेंदुओं की जो प्रलेखित जनसंख्या को पार कर गया और स्वतंत्र रूप से घूमने वाली बड़ी बिल्लियों की सबसे अधिक ज्ञात संख्या वाला बड़ा महानगर बन गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर इंपॉर्टेंट उन क्वेश्चन को देखा जो आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपके लिए बहुत ये सहज रही होगी क्लास। और कोई सुझाव हो कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, हाइप, शेयर तो कर ही लीजिएगा और ये ऐप डाउनलोड करके PDF और सारे टेस्ट को पार्टिसिपेट करिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।